भारी भारी एक चीज को 10 बार लिख रखा है, बस वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, फ्रॉम द पन्नेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 of the random fertilization lead to TT, half lead to TT and 1/4 lead to small t। ये मैंने तुमको 4 बार बता दिया, ये 5वीं बार था। सो इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। दो द F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ TT बट द phenotypic कैरेक्टर सीन इज टॉल। देखो, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। F1 कंडीशन तो ऐसी होती है, और जो फिनोटिपिक कैरेक्टर था वो किसी एक पेरेंट जो कि डोमिनेंट होता है उसके जैसा दिखता है। तो ये हो गया हमारा टॉल, ठीक है। अब एट F2 मतलब फीलियल टू जनरेशन 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल, ठीक है। 3/4 आर टॉल, ये एक तो टीटी वाला और दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ये टॉल थे। और एक जो उनमें से था, मतलब 1/4 इज शॉर्ट वेयर सम ऑफ देम आर टीटी व्हाइल अदर आर टीटी। जो मैंने बोला ना वही वो बोल रहे हैं सेम। अब देखो, ये बोल रहा है एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद जीनोटाइप टीटी एंड टीटी। बाहर से कैसे बता सकते हैं, बाहर से तो दोनों ही टॉल दिख रहे हैं। अब उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, स्मॉल टी हम नहीं बता सकते। हेंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर टी मतलब टॉल इज एक्सप्रेस्ड। अब ये बंदा है, इसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, पर ये दिखने में टॉल है। तो इसके अंदर एक ही कैरेक्टर, इन दोनों में से एक ही ट्रेड जो है एक्सप्रेस हुआ है, मतलब कैपिटल टी ही सिर्फ एक्सप्रेस हुआ है। हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर व्हाट, इस छोटे बच्चों के ऊपर ये डोमिनेंट हो गया है। तो द अदर एलिल स्मॉल टी और ड्वार्फ कैरेक्टर। कितनी बार लिखेंगे ये लाइन, तुम खुद बताओ, लिखी है कि नहीं, 10 बार लिखी है कि नहीं, बार बार यही डोमिनेंस ही पर पढ़ना तो पड़ेगा। गीता है हमारी, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ यही है। नीट एस्पिरेंट का सब कुछ एनसीईआरटी ही है। It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t, and the F2 3/4 of the plant are tall, though the genotypically half are capital T and 1/4 are कैपिटल टी। अब देखो, बार बार वही बोल रहा है कि F1 में सारे टॉल है, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। और फिलल टू वाली जो जनरेशन है उसमें 3/4 प्लांट जो है वो टॉल है। बट जीनोटिपिकली क्या है, उनमें से 1/2 जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 1/4 है जो होमोजाइगस कंडीशन है। दिस लीड टू अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3/4 इज टॉल, मतलब 3 में से 4, 3 में से 4 नहीं, 4 में से 3। देखो, 4 पौधे थे ना हमारे पास, तो उनमें से तीन जो है हमारे टॉल निकले और एक निकला ड्वार्फ। तो ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो हमको बाहर से दिख रहा है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, टॉल ओ तेरी आ गया, टॉल इज टू शॉर्ट का 3:1। और अगर जीनोटाइपिक की बात करेंगे तो 1:2:1। लेकिन अब तुमको ऐसे क्या बच्चे रट जाते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:1। ठीक है, ऐसे नहीं रटना है, देखना है कि क्या 1 है क्या 2 है। अब उसने ऐसा लिख दिया था, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ इस टी को उठा के इधर कर दिया, तो और इस कैपिटल टी को इधर कर दिया, तो रेशियो हो जाएगा 2:1:1। ठीक है, वैसे वो किया नहीं है उसने कभी, पर कर सकता है, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं है। ये खत्म हो गया। अब ये बोल रहा है दिस लीड टू अ फेनोटिपिक रेशियो इतना एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1। द 1/4:1/2:1/4। अब ये 4 4 को 4, हाँ सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। द 1/4 मतलब 4 में से एक जो है कैपिटल टी है, और जो दो है यहाँ पे एक्चुअली 2/4 है, ठीक है। 4 में से 2, तो उसको कट करके उन्होंने 1/2 लिख दिया है, ठीक है। तो वो सही है अपनी जगह पे। बाय वालों की मैथ्स थोड़ी कमजोर होती है ना, इसलिए मेरे जैसे बच्चे अटक जाते हैं। 1/4, 1/2, 1:4, ये इनका रेशियो हो गया। बट इसको अगेन मेंडल का दिमाग मैथमेटिक्स में घुसेगा, तो मैथमेटिकली कंडेंसेबल फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो जो अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ना a² प्लस 2ab प्लस b²। बस इसी इक्वेशन को उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। तो उन्होंने क्या लिखा है, a को लिखा है उन्होंने हाफ टी
हाफ कैपिटल टी, और उसको लिखा है हाफ स्मॉल टी, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ पे तुम लगाओगे तो सेम ये इक्वेशन आएगी। मैं लगा के नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, और तुम 12th तक सब पढ़े हो इसलिए तुम लगाओगे। अब ये डाउट मत करना कि मैम को नहीं आता है, आता है भाई, पर टाइम नहीं है। अब देखो, मेंडल जो है उसने सेल्फ पोलिनेट किया F2 प्लांट को फिर से, एंड फाउंडेड जो ड्वार्फ वाले प्लांट थे उनने फिर जनरेशन तक 12 ही प्लांट बनाए। F3 जनरेशन ले लो, F4 जनरेशन ले लो, परदादा के पर नहीं, पोते के पर पोते के पर पोते, सब छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट जनरेशन चली। तो उसने कंक्लूड किया कि दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस, मतलब इसमें कहीं पे भी कैपिटल टी था ही नहीं। अगर इसमें कहीं भी कैपिटल टी होता, जो छोटा बच्चा था ना, छोटा बच्चा जो छोटा प्लांट था, उसमें अगर कहीं भी कैपिटल टी होता तो बार बार सेल्फिंग करवाने पे कहीं तो वो एक्सप्रेस होता, कहीं तो वो गैमेट बन के कहीं ना कहीं तो वो लंबा वाला पौधा बनाता, पर नहीं बनाया। तो देखो, अब इस पे आ सकता है तुम्हारा A R रहमान, ठीक है। इस मतलब असर्शन रीजन, यार A R रहमान नहीं, असर्शन रीजन आ सकता है। अब वो बोल सकता है द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस टी, और वो बोल देगा F2 plants and F2 he Mendel self pollinated the F2 plants and found that the dwarf F2 continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generation। तो ये उसने दे दिया assertion, और रीजन दे दिया बिकॉज जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस टी। तो ये असर्शन रीजन में वो पूछ सकता है, कहीं भी पूछेगा कैसा भी, इसको असर्शन बनाए या इसको रीजन बनाए कि उसने ये वाली बात किस बेसिस पे बोली है, तो इस बेसिस पे बोली है। समझ में आ गया तुम लोगों को? हाय 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 तो आसमान निभा, मोहम्मद इस्लाम, और बाकी के बच्चे मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। नरगिस, शिवम, मेरी एक दोस्त है नरगिस, जब मैं 10th में थी तब। सच नाइस नेम। नरगिस का मतलब क्या होता है? फ्लोवर का नेम होता है, मैंने तो वो सुना है, नरगिस। हेलो अफीफा, हेलो हेलो शिवम। चलो चलो, बैक टू द क्लास। एक तो तुम लोग कम बच्चे आते हो, मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता। व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट had he self pollinated a tall F2 plant? अगर अब उसने टॉल वाले को सेल्फ पोलिनेट किया होगा तो उसको क्या मिलेगा? दो अलग अलग चीजें हैं भाई। टॉल वाला अगर टीटी हुआ तो कुछ अलग मिलेगा, जो कि पहले अपन को मिल चुका है, 1:2:1 का रेशो। अगर टॉल वाला कैपिटल टी हुआ तो देन सारे सारे उसको टॉल मिलेंगे। समझ गए? ये वाली बात समझ गए? समझे कि नहीं? अरे बताओ जरा, समझे कि नहीं? चलो, from the preceding paragraph it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। सीधी सी बात है। अब एक पौधा टॉल है तो उसको देख के तुम बता पाओगे क्या कि ये वाला ना कैपिटल टी वाला टॉल है? अरे नहीं नहीं, ये वाला ना कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, बता पाओगे क्या? बताओ, बता पाओगे क्या? नहीं 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 यार, मुझे तो लग रहा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही है। नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उनका जीनोटाइपिक कंपोजिशन प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, और जीनोटाइपिक कंपोजिशन प्रेडिक्ट करने के लिए मेंडल ने एक और तरीका। मेंडल शांत तो बैठेगा नहीं, वो मटर खाने का उसको बड़ा शौक था, तो मटर उगाए गया और ऐसी हरकतें करता गया। तो उसने एक मतलब टेस्ट क्रॉस वो किया। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं अपन? अननोन जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनमें से जीनोटाइप कौन सा होगा फॉर टॉल? तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टॉल, मतलब ये है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। तो उसको हम डिटरमाइन करेंगे जीनोटाइप को। तो अगर टॉल कैरेक्टर बाहर से हमको प्लांट दिख रहा है तो हमको डिटरमाइन करना है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में क्या डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये जो टॉल है, ये कैपिटल टी वाला टॉल है कि स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल। इन दोनों में से मेरे को पता करना है। ये टीटा टीटी करके ना मेरी जबान लड़खड़ाने लगी है, टीटू टीटू हो गया सारा, ठीक है।
चलो, therefore to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. अब उसने क्या किया, ड्वार्फ प्लांट के साथ उसको पॉलिनेट कर दिया और उसको उसने टेस्ट क्रॉस बोला। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टेस्ट था। देखो आगे बताऊंगी, पहले पढ़ा देती हूँ। मैं ज्यादा समझाने लगती हूँ फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। खुद के जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करके। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे पी प्लांट है वो ऑर्गेनिज्म, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड whose जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट। अब जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप होता है, जिसका हमको जीनोटाइप पता करना है, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका हम जीनोटाइप पता करना चाहते हैं उसको क्रॉस करते हैं हम एक रेसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फिंग की जगह अब उसको हम एक रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो मुझे बुक में मजा नहीं आता है, मैं खुद बता दूंगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी हमने ले लिया, तो ये हो गया हमारा रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा रेसेसिव पेरेंट। अब अपना एक है जो टॉल वाला है, तो टॉल वाला कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, समझ गए। तो अपन को पता करना है भाई कौन है, क्या है, कौन है। अगर अब देखो इसके गैमेट्स बने, ये गैमेट्स बने तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके गैमेट बनेंगे ये वाले, और इसके गैमेट बनेंगे छोटू छोटू टी। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस, मतलब ये ऐसा नहीं कि हमने दो प्लांट लिए, ये एक ही प्लांट थे, बस हम प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं। अब देखो अगर यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है, मैं चाहूंगी इस छोटे टी को थोड़ा इधर लिखना ताकि मैं अच्छे से क्रॉस समझा पाऊँ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका फिनोटाइप क्या होगा कमेंट करके बताओ, क्या होगा फर्स्ट वाले का। देन ये बनेंगे टी टी, देन अगेन ये बनेंगे टी टी, देन ये बनेंगे टी टी। तो देखो जैसा कि तुम नहीं बता रहे हो पर मैं बता दे रही हूँ, ये होगा टॉल और ये दोनों होंगे ड्वार्फ। एग्री, एग्री कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। करे बच्चे कुछ बोलते नहीं है, गुस्सा दिलाते। बंद कर दूंगी क्लासेस, कल से कोई क्लास नहीं तुम्हारी। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना यहाँ पे, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, देन कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो ये तो सारे टॉल हुए, ठीक है। अब देखो हमने जब उसका रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाया, जब हमने उसका रेसेसिव प्लांट से क्रॉस कराया और अगर सारे टॉल प्लांट्स बने, अगर सारे टॉल प्लांट बने मतलब कि जीनोटाइप है कैपिटल टी, और अगर आधे टॉल और आधे डॉल बने मतलब जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस समझ में आया। अब देखो जो तुम्हारी बुक है ना, उसमें इसको कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह कलर से दिया गया है, तो ये तुम सेम टू सेम समझ लेना। देखो इसने पर्पल कलर लिया था, तो जिसका जीनोटाइप अपन को पता नहीं था, डब्ल्यू डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। फिर उन्होंने रेसेसिव के साथ उसको क्रॉस करवाया, तो इससे रिजल्ट हमको पता चला कि कैसे हुआ। ठीक है, बता बताओ सही है कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा आप खुद से। जब से तुम टी टू कर रहे थे इसलिए मैंने वो वाली ये वाली चीज तुमको कैपिटल टी स्मॉल टी से समझाई। अब देखो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसने कुछ लॉज दिए। जो लॉ थे, एक तो था फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर हम पढ़े लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो तीन तीन जो स्टेटमेंट है ना, इनको इंजेक्ट कर लो अपने ब्लड में, वेंस में, आर्टरी में, ब्रेन में, दिल में, धड़कन में, सब जगह। ऐसे के ऐसे तुमसे बहुत जगह पूछेंगे, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, जिनको हमने बाद में जीन्स कहा, जीन्स, ठीक है, फैक्टर। और दूसरा है फैक्टर ऑकर इन अ पेयर, ठीक है, जीन्स जीन्स भी हमारे पेयर में होते हैं जिनको हम एलील बोलते हैं। मैं कंबल में बैठ के पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑकर इन अ पेयर दूसरा हो गया। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, जो कि डोमिनेंट होता है, द अदर जो कि रेसेसिव होता है, जैसे कैपिटल ऑफ स्मॉल टी। तो ये डिसिमिलर पेयर है, इसमें ये इसको डोमिनेट करेगा।
The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion 3:1. अब देखो यहाँ मैंने डबल स्टार क्यों लगाया है? देखो क्योंकि इसमें है ना एक बहुत भारी टर्म यहाँ पे लिख दी है, वो है एक्सप्लेन। मतलब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, वो उस पूरी हरकत को जो मेंडल के साथ हो रही थी कि F1 जनरेशन में सिर्फ टोल मिल रहे हैं और F2 जनरेशन में दोनों मिल रहे हैं और क्या रेशियो मिल रहा है उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो दिस फिनोमेना इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होता है, मैंने पहले भी तुमको बताया था। देखो दिस ओहो this law is based on the fact that the allele do not show any blending. ऐसा हुआ क्या कभी कि टॉल बन रहा है, ड्वार्फ बन रहा है और एक बीच की साइज का बन रहा है? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए the allele do not show any blending and both the character are recovered as such in the F2 generation. Though one of this is not seen at the F1 stage. मतलब F1 जनरेशन में एक नहीं दिखा था, फिर भी F2 में रिकवर हो गया। So the parents contain two allele during gamete formation. The factor or allele of a pair segregate from each other such that gamete receive only one of the two factor. देखो लाइन इतनी गंदी लिखी है पर सिंपल सी ये बात है कि अगर ऐसा है तो एक गैमेट को कैपिटल टी मिलेगा और एक गैमेट को स्मॉल टी मिलेगा। ये बात उसने लिखी है पर उसने इतना बड़ा लिखा है ना उसको। द फैक्टर और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट मतलब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। समझ में आया? गॉट इट गाइस? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स। अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। अब देखो होमोजाइगस क्या है? कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। अब इनके तो सारे गैमेट सेम ही बनने हैं ना। होमोजाइगस कंडीशन में तो सारे गैमेट सेम ही बन जाए। और वाइल अ हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक बनेगा कैपिटल टी, कुछ भी बना रही हूँ मैम, 7 दिख रहा है ये तो। एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। ठीक है। जल्दी जल्दी मिटा देती हूँ ताकि कोई मेरी गंदी राइटिंग ना देखे। एंड ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 50% गैमेट्स में ये जाएगा, 50% गैमेट्स में वो जाएगा। अब देखो जब 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 किसी ने कोई बात कही है ना कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, तब तक उस बात को गलत साबित करने के लिए चीजें सामने आई है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था मेंडल की जिंदगी में, तब आए एक्सेप्शंस। क्या आए? एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन आया, अभी डोमिनेंस डोमिनेंस चल रहा था, अब आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। मतलब आधा अधूरा डोमिनेंस। अब इसमें क्या होता है देखो, एग्जाम्पल याद कर लो, कुत्ते का फूल। ठीक है। डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर और उसका नाम है स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीशीज। ठीक है। तो देखो जानवरों के नाम आ रहे हैं पर है फुल, डॉग है, ये ड्रैगन है। तो याद करोगे ये इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्योंकि फूल तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एनिमल्स दिख रहे हैं। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीशीज। अब देखो when experiments on peas were repeated using other traits in the plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। तो अब हो गया लोचा। मतलब कि दोनों ही पेरेंट्स से ही मेल नहीं खा रहा है बच्चा, कुछ बीच में नया सा बन गया है। ठीक है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है भाई, गुड एग्जाम्पल है तो हम भी देख लेते हैं। तो हमने लिया एक डोमिनेंट रेड फ्लावर और एक रिसेसिव व्हाइट फ्लावर। तो गैमेट क्या बना? कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में बनना था आर आर, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो भाई ये जो आर आर था ना ये पिंक बन गया। ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर होके ये पिंक बन गया। हमने सोचा ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है कि आगे इसकी जो प्रोजेनी हो रही है वो पिंक आएगी, नहीं पहले देख लेते हैं। तो इसके दो, हमने यहाँ पे एक पिंक फ्लावर लिया आर आर और एक और पिंक फ्लावर लिया आर आर और इनका क्रॉस करवाया तो गैमेट क्या बने? कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये हमारे पुन्नेट जी ने जो हमको
पुन्नेट स्क्वायर का दान किया था, उसको यूज करते हुए हमने यहाँ बनाया कैपिटल आर और स्मॉल आर और ये दोनों। तो अब देखो कैपिटल आर अगेन बन गया रेड और स्मॉल बन गया व्हाइट और ये दोनों फिर पिंक बन गए F2 जनरेशन में। तो अब देखो फिनोटिपिक रेशियो तो रेड पिंक व्हाइट 1:2:1 हो गया, पर जीनोटिपिक रेशियो तो वही है 1:2:1, मतलब RR, ये जो R है ये 1 है और ये RR ये 2 है और ये R 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर फिनोटिपिक रेशियो में चेंज आ रहा है। अब अगर देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उसने लाइन लिख के दे दी कि in incomplete dominance, phenotypic ratio is same as that was observed in Mendelian dominance. So बताओ ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बता दो। एक बार और बोलूं क्या? मैं इतना लंबा सेंटेंस ही भूल जाती हूँ। In incomplete dominance, phenotypic ratio was same as in the Mendelian dominance. True or false? जल्दी बताओ। फॉल्स। गुड 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 गुड, यही उम्मीद थी तुमसे। देखो फिनोटिपिक रेशियो बदल रहा है, अगर वो फिनोटिपिक की जगह जीनोटिपिक बोल देगा ना तो तुमको सही बोलना है। अब तुम एनसीईआरटी में कहीं भी ये चीज ढूंढ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, पर वो लाइन डाल देता तो मुझे क्या चल रहा है, कौन सा रेशियो से कई की बात कर रहा है, पर वो यहाँ की बात कर रहा है। तो देखो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो 1:2:1, 1:2:1, ये एक नया सेंटेंस है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो तो सेम हो गए, लेकिन अगर अपन जीनोटिपिक की बात करें मेंडल वाले में और इनकम्प्लीट वाले में, तो वो जीनोटिपिक रेशियो, मेंडल का जीनोटिपिक रेशियो और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो सेम है, पर फिनोटिपिक रेशियो बदल गया है। और अगर मैं ऐसा बोलूं, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ genotypic ratio of Mendelian dominance is same as the phenotypic ratio of the incomplete dominance। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताओ बताओ बता दो भाई। क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? मेरी एनर्जी चली गई, सो आई शुड हैव सम शुगर। कोई नहीं बताएगा, चलो क्लास बंद कर देती हूँ, नहीं बताओगे तो। ट्रू होगा गधो। एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी, तुमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना। भाड़ में जाओ। कोई बोलेगा? सो गए सब? निभा। ट्रू है। गुड 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 आफीफा, गुड। पर इतनी देर बाद क्यों आ रहा है आंसर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, देखो जो बात मैंने समझाई है वो इसको सेंटेंस में यहाँ लिखा है, तो मैं पढ़ रही हूँ बस जल्दी जल्दी। इन अ क्रॉस ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? जो कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन में जाती है और एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करती है फॉर मेनी जनरेशन, उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। वो तुमको मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था। RR and the true breeding white flower small r. The F1 was pink. When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio, that is 1:2:1. Here the genotype ratio were exactly as we would expect in the Mendelian monohybrid cross. ठीक है, यही सेंटेंस मैं तुमसे पूछ रही थी बार बार। But the phenotype ratio had changed from 3:1, और वो क्या हो जाता है 1:2:1, रेड पिंक व्हाइट। ओके, व्हाट हैपेंड वाज दैट आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आर। अब देखो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि नहीं चलती भाई, किस्मत ही खराब है, नहीं सुनता है। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं सुनते हैं बड़े बच्चों की। तो वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, थोड़ा लाल थोड़ा सफेद और मिलके हो गया पिंक। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब ये बता रहा है कि डोमिनेंस का कंसेप्ट हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द डोमिनेंस एंड व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेट एंड सम रिसेसिव? ये क्यों होता है? टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। एक जीन क्या करता है? एवरी जीन every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait। पांचवी बार बता रही हूँ,
in a diploid organism. ठीक है, there are two copies of each gene, that is a pair of alleles. ठीक है, दो कॉपी होती है diploid organism में. Now these two allele need always be identical. अब ये दोनों एलील हमेशा आइडेंटिकल हो ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि एक एलील मम्मी से आता है, एक एलील पापा से आता है. ठीक है, as in the heterozygote, one of them may be different due to some changes that it has undergone. ठीक है, अबाउट विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर. जैसे म्यूटेशन वगैरह कुछ चीजें हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो चेंजेस हुए उसकी वजह से वो डिफरेंट है. विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर अलील कंटेंट, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो मॉडिफाई हो गई. अब देखो, अगर एक एग्जांपल ले, तो एक जीन है जिसमें इंफॉर्मेशन है एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने की. ठीक है, एक जीन में है क्या है, इंफॉर्मेशन कि मैं ये एंजाइम बनाऊंगा. तो जैसे उस जीन का नाम हम कैपिटल ई मान लेते हैं. ठीक है, अब इस एंजाइम इस जीन के हमारे पास दो कॉपी हैं, तो द टू एलिलिक फॉर्म. तो एक हो गया मान लो कैपिटल ई, एक हो गया स्मॉल ई. तो कैपिटल ई वाला अच्छे से एंजाइम फॉर्म करता होगा और स्मॉल ई वाला अच्छे से नहीं करता होगा. ठीक है, समझ में आया? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम बस बोले जा रही हैं, पढ़ा नहीं रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही है तुमको चीजें? क्योंकि बेटा आई एम नॉट टेकिंग अ डिटेल लेक्चर, आई एम टेकिंग जस्ट एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन. जो चीजें तुमको एनसीईआरटी में नहीं दिखती ना, ये लाइन तुम ऐसे इग्नोर करते हो. कुछ भी लिखा है, क्या भी लिखा है, हम तो नोट्स से क्रॉस देख लिया है, टीटी बस हो गई जेनेटिक्स. चलो, तो अब देखो, let us assume that the normal allele produce a normal enzyme. ये वाला हमारा नॉर्मल है, इसने नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर लिया. अब एंजाइम क्यों चाहिए? किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए बॉडी में एंजाइम की जरूरत होती है. वही लिखा है, नॉर्मल एंजाइम that is needed for the transformation of a substrate S. ठीक है, theoretically the modified allele could be responsible for the production of. अभी बोल रहे हैं कि जो मॉडिफाइड एलील है जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट अंडरगोन सम चेंजेस, तो वो नॉर्मल जो मॉडिफाइड एलील है वो उसकी क्या हो सकती है, या तो हाँ वो नॉर्मल एंजाइम या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा. और अगर ऐसा चेंज हुआ कि वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करने लग जाए, या फिर एलील में इतना चेंज हो गया कि वो एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, तो ये तीन सिचुएशन हो सकती है मॉडिफिकेशन के बाद. समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? दो एलील अलग क्यों हुए? क्योंकि एक में कुछ मॉडिफिकेशन हो गए थे, कुछ चेंजेस हो गए थे. तो अब उस चेंजेस आने की वजह से तीन सिचुएशन आ सकती है कि एक तो चेंजेस की वजह से ज्यादा असर ही ना पड़े, तो नॉर्मल या फिर थोड़ा सा लेस एफिशिएंट एंजाइम वो प्रोड्यूस करे, या तो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम करे, या फिर एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे. ठीक है, तो सॉरी गाइस. ठीक है, तो देखो, अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस किया इन द फर्स्ट केस, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील. देखो, अब यहाँ पे समझो कि उसमें मॉडिफिकेशन तो हुआ, पर वो मॉडिफिकेशन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया. सो इन द फर्स्ट केस, ये वाला फर्स्ट केस ना, कौन सा, ये वाला. In the first case, the modified allele is equivalent to unmodified allele. Honestly बता दो, इतनी ध्यान से कभी तुमने इसको पढ़ा था या समझा था? अगर किसी में भी तुम में से एक ने पढ़ा होगा ना, तो बताओ, बताओ जल्दी बताओ, ऑनेस्टली बोलना. इतने ध्यान से पढ़ा हो ना, तो मैं उससे कुछ टिप्स लूंगी पढ़ने की. नहीं पढ़ा ना, तो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो. देखो, अब देखो, तो ये हो गया. अब इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर. जैसे अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, बाई चांस ऐसा कुछ सबस्ट्रेट बन रहा है जिससे ऐसी कुछ रिएक्शन हो रही है जिससे मुझे स्वेटिंग हो रही है, मतलब पसीना आ रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर आएगा, मतलब नॉर्मल पसीना आएगा जैसा आने वाला था. ठीक है, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस. अब देखो, सच इक्विवेलेंट एलील्स पेयर आर वेरी कॉमन, मतलब ऐसे एलील पेयर बहुत कॉमन होते हैं. ठीक है, जिनमें कोई गड़बड़ ना हो.
अब देखो दूसरी बात आ गई, बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर एलील ने एक नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम एट ऑल, ये बात की दो सिचुएशन हो गई, तो क्या होगा? तो ये होगा कि द phenotype में बी इफेक्टेड। मान लो कि मुझे ज्यादा पसीना आने लग जाए या फिर मुझे पसीना ही ना आए, बहुत गंदा एग्जाम्पल है क्योंकि गर्मियां आ गई और मुझे रियली स्वेटिंग हो रही है, ठीक है? तो देखो ये इफेक्टेड होगा। तो द phenotype, अब देखो ये वाली लाइन सारी जान ले लेगी तुम्हारी। द phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele, ठीक है? ये कंफ्यूज कंफ्यूज कर देती कि यहाँ से जब जब से तो हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि मॉडिफाई हो गया तो नॉर्मल मॉडिफाई हुआ, पर ऐसा मॉडिफाई हो गया कि जिससे कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज नहीं हुआ, या फिर ऐसा मॉडिफाई हो गया कि एंजाइम ही नहीं बना रहा है, पर अब यहाँ पे उसने अनमॉडिफाइड बोल दिया। सो वो क्या बोलना चाह रहा है? कहाँ गए? The phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified मतलब जो functioning allele होगा, तो ये बात कर रहा है इन सेकंड केस की, कि जब एंजाइम ही नहीं बन रहा है तो एक एलील तो गया भाड़ में, बचा एक जिसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसे आएगा? फिनोटिपिक कैरेक्टर आएगा अनमॉडिफाइड एलील, मतलब एक सिंगल एलील। तो वो भाई फिर छोटे वाला जब कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो डोमिनेंट हुआ कि नहीं? डोमिनेंट कैसे बना, समझ में आया? अनमॉडिफाइड वाला डोमिनेंट। सो द अनमॉडिफाइड मतलब फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील। क्योंकि रेसेसिव वाला जो मॉडिफाई हो गया, अब वो कोई एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और अगर वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो फिनोटाइप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसलिए वो रेसेसिव बन चुका है। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। तो अब तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर आ गया तो बताओ जल्दी। ठीक है। मैसेज कर सकते हो तुम 2 मिनट के लिए, मैं 5:35 से फिर से शुरू करूंगी। ओके, एक्चुअली हाथ में चोट लगी, टाइप नहीं करना आता जल्दी। ओके, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड योर दुख दर्द पीड़ा। बताओ। अब तक के सेशन पे कोई रिस्पॉन्स है क्या तुम्हारा? तुम इतना अनप्रोफेशनल बैठ के पढ़ाती हो, एकदम बेड पे बैठ के। ठीक है यार, तुम तो घर के लोग हो, तुमसे क्या प्रोफेशनलिज्म। बताओ बताओ। कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा? मत बोलो। बड़े निर्दयी लोग हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है codominance. Till now, we were discussing crosses where the F1 resemble either of the two parents, मतलब किसी एक पेरेंट से या फिर उन दोनों के बीच में था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या तो किसी एक पेरेंट से मिल रहा था या उन दोनों पेरेंट के बीच में। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। लो भाई, एक और ड्रॉबैक आ गया मेंडल का। पहले या तो एक पेरेंट से मिल रहा था, फिर दोनों के बीच का कुछ आ रहा था, अब दोनों से मिल रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। देखो, जो हमारी आरबीसी होती है वो डिटरमाइन करती है हमारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं ना, वो एक जीन से कंट्रोल होते हैं, वो होता है आई जीन। अब देखो, जो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो आरबीसी पे उसके कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि सरफेस से प्रोट्रूड होते हैं। ये रही हमारी आरबीसी और उससे कुछ शुगर पॉलीमर प्रोट्रूड हो रहे हैं, ठीक है? तो देखो, जिस काइंड की शुगर है ना उसका वैसा ब्लड ग्रुप रहेगा। तो देखो, अब जो जीन आई होता है ना उसके 3 एलील होते हैं। सबके अभी तक हमने 2 एलील पढ़े थे, पर यहाँ पे 3 एलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो देखो, द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, ठीक है?
मतलब दोनों अलग अलग टाइप की, थोड़ी थोड़ी अलग अलग टाइप की शुगर फॉर्म करते हैं, बट एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है। जो छोटू है ना अपना अलील आई, वो शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करता, उसका अलग ही स्वैग है कि तुम अपना डिफरेंट डिफरेंट करो, मैं शुगर ही नहीं बनाऊंगा। तो बट अपने जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर तो दो ही जीन्स दो ही एलील हो सकते हैं, या तो आई भी हो सकता है, ठीक है, या आई ए हो सकता है, या आई बी हो सकता है। सारे लिख के नहीं बता रही, नीचे टेबल बनी है। तो अब जो तीन एलील की बात बोली, जब दो ही हो सकते तो तीन एलील की बात कैसे बोल दी? ये पॉपुलेशन में हो सकता है, मतलब मेरे अंदर आई बी हो सकता है, किसी के अंदर आई बी हो सकता है, और किसी के अंदर आई, मतलब अगर एक पॉपुलेशन स्टडी करें तो तीन एलील है, पर एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर दो ही होंगे। तो देखो, जब व्हेन आई बी एंड आई आर, थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे, तो देखो जो आई है एंड आई बी होता है ना, वो कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं ऑन आई। इन अदर वर्ड्स, अगर आई ए और आई एक साथ प्रेजेंट हुए तो आई ए एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि आई तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है शुगर, और अगर आई बी और आई साथ हुए तो आई बी एक्सप्रेस करेगा। बट अगर आई ए और आई बी दोनों साथ हुए तो ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या हो गया? आई ए और आई बी कोडोमिनेंस। क्या हो गया? कोडोमिनेंस। अब देखो, कोडोमिनेंस का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, पर अगर एग्जामिनर का दिमाग खिसका और वो बोलता है कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल आई ए, सॉरी आई ए, आई बी, आई या फिर आई पी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारे लिए? बहुत गंदा लिखा है, पर समझ जाओ यार, बोल भी तो रही। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताओ। नहीं बताना, क्या मैं क्लास बंद कर दूं? 4 होगा, एग्जैक्टली 4 होगा, ठीक है। तो देखो, जब आई साथ आ रहे हैं तो आई ए एक्सप्रेस हो रहा है, आई साथ आ रहे हैं तो आई बी एक्सप्रेस हो रहा है, और जब ये दोनों साथ आ रहे हैं तो आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब दोनों के जैसे कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे को डोमिनेंस, कोऑपरेट एंड को डोमिनेंस, ठीक है। But when I and IV are present together, they both express their own types of sugar. This is because of codominance. Hence, red blood cell have both A and B types of sugar. Since there are three different alleles, there are six different combination. वो तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको पढ़ो समझो, ठीक है। कौन से जीनोटाइप से? ये है जीनोटाइप्स, और ये ब्लड ग्रुप टाइप, और ये एलील 1 और एलील। चलो, तो अब तुमको यहाँ पे एक और चीज समझ में आई कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस के साथ साथ मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल शो करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेट क्या है? ट्रेट ब्लड ग्रुप, एक ट्रेट के तीन एलील हैं, तो ये हुआ मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल, जो कि तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। Here you can see that there are more than two, that is three allele governing the same character. Since in an individual only two alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. क्या हुआ? population studies जब हुई तब। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. अब देखो, एक सिंगल जीन के है ना बहुत सारे इफेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कोई जीन है, वो आपके स्किन कलर को भी मतलब डिपिक्ट कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन भी कंटेन कर सकता है, और साथ साथ आपकी स्किन मतलब स्मूथनेस या हार्डनेस को भी डिपिक्ट कर सकता है। ये जस्ट एग्जांपल है। तो एक ही चीज के दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक जीन के दो इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसका आपने एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिखा है। देखो, अगर स्टार्च सिंथेसिस हो रही है इन अ पी सीड, फिर मटर के पीछे पड़ गए यार ये लोग, बेचारा मटर। अब जो पी सीड है उसमें अपन स्टार्च सिंथेसिस को देख रहे हैं, तो वो एक जीन से कंट्रोल होती है। अब देखो, उसके दो एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय बीपी, जब होमोजाइगस कंडीशन होती है तो इफेक्टिव सिंथेसिस होती है, एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन बनते हैं।
अब जब होमोजाइगोट्स होते हैं तो लेसर एफिशिएंसी होती है और स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनते हैं, ठीक है, दो चीज हो गई। बट आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, बीबी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल। तो देखो, अच्छा स्टार सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़े सीड्स बन रहे हैं। यहाँ होमोजाइगस कंडीशन में लेस एफिशिएंट हो रहा है, तो यहाँ पे छोटे स्टार्च ग्रेन्स बन रहे हैं। अब मैच्योरेशन के बाद हमने देखा कि जो होमोजाइगस कंडीशन है वो वाले सीड राउंड है, और हेट्रो ये जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है उसमें रिंकल्ड है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस, अब हेट्रोजाइगस की बात करें, ये तो होमोजाइगस की बात कर ली दोनों, अगर हेट्रोजाइगोट्स की बात करें तो वो राउंड सीड बना रहे, ठीक है। मतलब मैंने लिखा हुआ है यार पहले से तुम्हारे लिए, देखो। अब अपन ने यहाँ पे लिया कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल बी स्मॉल बी बना। फिर इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो चार गैमेट बने, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इनसे ये चीजें बन गई। तो जब अपन एकदम ही होमोजाइगोट्स, वो भी कौन से, रेसेसिव वाले लिए, तो ये रेसेसिव है तो रिंकल बने और स्मॉल स्टार्च ग्रेन बने और एफिशिएंसी भी इनकी कम रहेगी, ठीक है। अब कैपिटल बी वाले लिया तो कैपिटल बी वाले में राउंड बने और लार्ज ग्रेन बने और इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी थी। अब लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले थे उनमें एक थोड़ा सा वो आ गया, वो राउंड तो बने, मतलब राउंड वाले कैरेक्टर में तो कैपिटल बी ने डोमिनेंसी दिखाई, पर उसका लार्ज ग्रेन नहीं बना, इंटरमीडिएट ग्रेन बना। तो मतलब शेप ऑफ द सीट के टाइम पे तो इसने डोमिनेंस दिखाया, पर इंटरमीडिएट ग्रेन मतलब कि ग्रेन के साइज पे यहाँ पे को डोमिनेंस हो गया, समझे, ग्रेन के साइज के टाइम पे यहाँ पे को डोमिनेंस हो गया और शेप के टाइम पे डोमिनेंस हो गया। अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई तो प्लीज रिएक्ट करो, प्लीज। मैंने बहुत एफर्ट लगाया है इसके लिए। चलो गुड। तो देखो अब ये यही बताना चाह रहे हैं कि हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड एंड सो बी सीम टू बी डोमिनेंट एलील। हमको राउंड बने तो हमको लगा कि ये डोमिनेंट एलील है। बट बट क्या हुआ, द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन बीबी सीड, सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, अगर हम स्टार्च ग्रेन के साइज को फिनोटाइप कंसिडर कर रहे हैं तो ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी मैंने शायद गलती से कोडोमिनेंस बोल दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, आई एम सॉरी। तो ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। therefore the dominance is not an autonomous feature, रट लो ये लाइन, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much as on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine। जैसे कि अगर हमने एक चूज किया कि अगर हम स्टार्च ग्रेन का साइज देखेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा था, और अगर शेप देख रहे थे सीड का तो डोमिनेंस हो रहा था। सो फिनोटाइप जो हम चूज करेंगे उस हिसाब से डोमिनेंस का फिनोमिना चलता है। इट इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। अगर समझ में आ गया है तो कुछ कह दो देवताओं। आज के बच्चों को मुझे पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्या करें, क्लास खत्म कर देते हैं। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से तुम लोग एकदम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो कि मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊं। मैं क्यों पढ़ाऊं जब तुमको पढ़ना ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। पढ़ के आना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, यू कैन लीव। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ तुम लोगों को, चलो लीव कर दो क्लास। बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैं कितना एक्सर्ट कर रही हूँ खुद को, आई एम नॉट फीलिंग वेल, फिर भी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। शॉर्ट नोट्स में, इस चैप्टर में शॉर्ट नोट्स लाइक कुछ है नहीं, है पूरा चैप्टर एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है, तो
शॉर्ट नोट्स तो तुम दिमाग में ही बना सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है। जब तुम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो शॉर्ट नोट्स अपने आप तुम्हारे माइंड में बन जाएंगे। चलो ठीक है। ओके कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो क्लास एंड करते हैं। चलो ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही हूँ बेटा, बस कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी थके हुए हो शायद, एकदम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। और मुझे देखो बिना रिस्पॉन्स वाली क्लास में मजा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, चलिए वीडियो आ चुका है कल की क्लास का। अगर किसी की कल की क्लास छोटी है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए वहां पे, ताकि और भी बच्चे, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, इसको ज्वाइन कर पाए। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, ठीक है, मेरी साइड से हम्बल अपील है। ठीक है, ओके, बाय बाय।